स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन या रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। याद कीजिए, हमने जब 1D मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में रिलेटिव मोशन की बात करी थी तो हमने क्या बोला था कि किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान लीजिए और उसके रेफरेंस में आप दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में उसके वेलोसिटी देके अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यही बात वहां हुई थी। अब क्योंकि यहाँ पे प्लेन में एक मोशन है, एक प्लेन में जो वेलोसिटीज होंगे दो पार्टिकल की, वो जरूरी नहीं है ना कि एक ही लाइन के अलोंग हो। स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसा होता था कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही लाइन पे होती थी, तो आप प्लस या माइनस से दो वेक्टर्स को दिखा सकते थे। एक डायरेक्शन प्लस मान लीजिए, अपोजिट नेगेटिव हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक प्लेन में जब मोशन है तो एंगल्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल हो सकते हैं, और इसीलिए हम सीधा सीधा प्लस माइनस से अपना क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें वेक्टर एनालिसिस मेथड यूज करना पड़ेगा। अब वेक्टर एनालिसिस मेथड क्या है? तो वही जो आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। पहली बात तो ये कि जब हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो velocity of A with respect to B is given as velocity of A minus velocity of B. पहली बात तो ये डेफिनेशन है आपकी रिलेटिव मोशन की। दिस इज velocity of A relative to B। क्लियर है बात? ये लिखा गया है ऐसा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, एक लेट्स से ऐसा, दूसरा लेट्स से ऐसा, दिस इज velocity of A, दिस इज velocity of B। आपको पूछा गया कि velocity of A with respect to B बताइए, तो जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी होती है उसे रेस्ट पे मान लिया जाता है। तो विद रेस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव टू बी मतलब बी को रेस्ट पे मान लेंगे और इसकी वेलोसिटी आप अपोजिट डायरेक्शन में इसे दे देंगे। तो इसका अपोजिट जो होगा वो दिस विल बी द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इसको मिल जाएगी इस डायरेक्शन में वी बी। क्लियर बात? तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? वी ए प्लस माइनस वी बी, और यही आपके यहाँ लिखा गया है वी ए माइनस वी बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक के साथ अगर दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वी ए माइनस वी बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे अपने पास है। क्लियर है बात? अब जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि बताइए अगर एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है विद 2 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड, तो पूछा गया आपसे बताइए अगर ये ए है ये बी है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए इज 2 i कैप क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बी इज 3j कैप क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ है। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको यहाँ स्पीड पूछी गई होती तो आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज रूट ओवर 9 प्लस 4 रूट 13 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। या आप अगर यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते? दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप, नीचे की तरफ आता है क्योंकि आप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर रहे हैं, तो जो आपका फाइनल आंसर आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये एंगल भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फाई 10 फाई इज गिवन बाय 2/3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आई कैप जे कैप से भी और वेक्टर फॉर्म से भी। क्लियर है बात? अब इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हम उस पर चलते हैं। तो जो इसका बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसपे बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं, वो जो इसका एप्लीकेशन है ये है रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, या इसी को रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि एक रिवर है जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, रिवर फ्लो की वेलोसिटी आपको दे रखी है। उसमें बोला गया कि एक बोट को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, रिवर क्रॉस करनी है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो बोट की जगह आप स्विमर ले लीजिए तब भी वही बात है। तो इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम ध्यान रखेंगे। जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें है वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब
ग्राउंड से अगर हम देखें तो ग्राउंड से वेलोसिटी देखी जाए तो वी आर ये इसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। दूसरा जो इसमें टर्म आती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ बी आर। अब कैपिटल लिख लीजिए चाहे स्मॉल लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर की बात है आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। दिस इज WRT इज विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू, इसे रिलेटिव टू भी कहते हैं, रिवर। क्लियर बात? तो ये VBR मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या इसे ये भी कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या कि अगर आप रिवर के रेस्पेक्ट में उस बोट की वेलोसिटी देखना चाहेंगे तो आपको VBR मिलेगी। या स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में अगर आप बोट की स्पीड देखें, बोट की वेलोसिटी देखें तो आपको VBR मिलेगी। पानी रुका हुआ मतलब रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, आपने वाटर को, रिवर को रोक लिया मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो जब भी ध्यान रखिए क्वेश्चन में ये टर्म आती है विद स्टिल वाटर या इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर बात यहाँ पे हो रही है। और तीसरी जो इसमें टर्म आती है वो आती है वेलोसिटी ऑफ बोट। दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब जो ग्राउंड के रेफरेंस में किसी को दिखेगा कि बोट किस तरफ जा रही है, वो ग्राउंड रेफरेंस में जो कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसको बोट उस तरफ जाती हुई दिखेगी, वो कहलाती है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये तीन टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी। अच्छा, अगर स्विमर होता तो जहां बोट है वहां स्विमर हो जाता, तो ये कैन आल्सो बी रिटन एज स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये अगर स्विमर वाली प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से इनको यूज कर लेंगे, बोट वाली प्रॉब्लम है तो ऐसे यूज कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। एक हम अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट दूसरे में भी अप्लाई करना है। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर ऐसी एक रिवर यहां बना रखी है, दीज आर द टू, ये दोनों बाउंड्रीज हैं रिवर की, बीच में रिवर फ्लो हो रही है। रिवर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो आपको इस डायरेक्शन में दे रखा है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो VR। ये आपको गिवन है इस तरफ, मतलब पानी जो है इस तरफ बह रहा है। अब सोचो इसमें अगर एक बोट सिर्फ खड़ी है, एक बोट यहाँ जाके खड़ी हो गई ऐसे, जब बोट अंदर सिर्फ खड़ी है, अपनी तरफ से इंजन की तरफ से उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका क्या होगा? क्या ये इस डायरेक्शन में आगे बहनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जो रिवर फ्लो है वो उसे अपने साथ आगे लेके चला जाएगा। अब सोचो इसके पास अगर अपनी भी एक वेलोसिटी होती, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, तो अब इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में कहीं होगी। तो यही सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं, जल्दी से हम देखते हैं। तो जो आपने लिखा था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या लिखा था उसको? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर मुझे बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखनी है, ग्राउंड से अगर कोई बंदा देख रहा है कि बोट किस तरफ जाएगी, तो उस बोट के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक खुद के इंजन की वजह से जो वेलोसिटी है, दूसरी जो रिवर उसको अपने साथ लेके जाना चाह रही है वो। तो इन दोनों का जो नेट सम होगा वो उस बोट का एक्चुअल पाथ होगा, वो वेलोसिटी के साथ वो बोट उस पाथ पे उस डायरेक्शन में चलेगी। क्लियर है बात? तो लेट्स से अपन यहाँ एज्यूम करते हैं कि अभी जो बोट की इंजन की वेलोसिटी है वो इस तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब इन स्टिल वाटर वाला हिसाब यहाँ पे आपको दे रखा है। और ये जो एंगल है इस परपेंडिकुलर के साथ, दिस इज थीटा, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करें कि बोट सॉरी रिवर की जो विड्थ है वो लेट्स से W है, ये W विड्थ इसको क्रॉस करनी है, जहां से शुरू हो रहा है वो पॉइंट A है, और जहां पे ये परपेंडिकुलर लग रहा है ये पॉइंट B है, ठीक है। ये X डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन, ऐसा अपन ने मान लिया। ओके, अब इसका मोशन अगर अपन चेक करें
तो क्योंकि अपने पास ये इक्वेशन है और हमें पता है कि जब वेलोसिटीज हम इक्वल करते हैं इस तरीके से, तो एक्स कंपोनेंट अलग इक्वल किया जा सकता है और वाई कंपोनेंट अलग इक्वल किया जा सकता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है बात? एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन की बात हो रही है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स मतलब इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आपको चाहिए। ये कंपोनेंट, या आप ये मान लीजिए कि इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट अगर मिलता है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज वी बी आर साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे दिस इज माइनस वी बी आर साइन थीटा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट है। वेलोसिटी ऑफ रिवर का एक्स कंपोनेंट, पूरी की पूरी रिवर की वेलोसिटी एक्स में है तो एज इट इज ये लिखा जाएगा। ये आपको मिला वेलोसिटी ऑफ बोट का एक्स कंपोनेंट। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ऐसे अगर मैं वाई कंपोनेंट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का वाई कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का वाई कंपोनेंट। क्या मिलेगा ये? इसका वाई कंपोनेंट अगर देखो तो ये वाला वाई कंपोनेंट है विच इज कॉस थीटा कंपोनेंट, और वेलोसिटी ऑफ रिवर पूरी की पूरी एक्स में है, इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। तो जो भी है सिर्फ वी बी आर का कंपोनेंट आएगा विच इज वी बी आर साइन थीटा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो हमें बोट की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मिल चुके हैं, एक जो एक्स की तरफ है, दूसरा जो वाई की तरफ है। इन दोनों से अपन नेट स्पीड या नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ओके। अब आपसे पूछा गया कि बताइए टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, ये कितना होगा? तो भाई रिवर है कुछ ऐसी, W उस रिवर के विड्थ है। अब अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट मिल चुकी है, इसके दोनों कंपोनेंट अपने पास है, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट, ऐसे अपने पास दोनों कंपोनेंट है। Let's say this is x component, velocity of boat in x, this is velocity of boat in y। दोनों कंपोनेंट अपने को मिल चुके हैं। ओके। अब मुझे अगर टाइम कैलकुलेट करना है इस रिवर, इस बोट का जो इस रिवर को क्रॉस करने में लगेगा, तो भाई क्रॉस कर रहा है मतलब यहां से यहां तक मूव कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ? क्या W जिस विड्थ के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ टाइम जो लगेगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इसकी? वी बी वाई। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज W और दिस वी बाय इज नथिंग बट अभी आपने लिखा वी बी आर साइन थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वी बी आर साइन थीटा। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। क्लियर? अच्छा, क्योंकि इसके पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, मतलब ये जहां से चलना शुरू हुआ था जब यहां तक पहुंचेगा तो फाइनली कुछ डिस्टेंस पे पहुंचेगा भाई, क्योंकि इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। जितनी देर ये बोट रिवर को क्रॉस कर रही थी उतनी देर इस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ साथ आगे भी बढ़ रही थी, तो मतलब फाइनली ये यहाँ कहीं पहुंचने वाला है। तो जो परपेंडिकुलर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस ये आता है इसे कहते हैं एक्स, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब जहां से ये चलना शुरू हुआ था ये जस्ट अपोजिट ना पहुंच के पहुंचता है यहाँ कहीं पे, तो जस्ट अपोजिट से जो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वो कहलाता है ड्रिफ्ट। तो ये एक्स कैसे कैलकुलेट करें? ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से। कितने टाइम तक? जो टाइम अभी इसको क्रॉस करने में लगा उतने टाइम तक। तो मैं ड्रिफ्ट के लिए लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वी बी एक्स इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये वेलोसिटी कितनी थी? दिस वेलोसिटी वाज, आपने लिखा है यहाँ पे वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम आपने अभी लिखा W बाय वी बी आर साइन थीटा। सॉरी, अपने यहाँ पे टाइम गलत लिखा है। यस यस, दिस कंपोनेंट इज cos थीटा कंपोनेंट, आई एम सो सॉरी। ये जो y कंपोनेंट आएगा क्योंकि थीटा इसके साथ है तो एक cos थीटा कंपोनेंट आना चाहिए। दिस कंपोनेंट इज cos थीटा
ऐसे यहाँ भी जब टाइम आप लिखेंगे तो cos थीटा कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ भी cos थीटा आएगा। दिस टाइम इज w बाय वी बी आर cos थीटा, और इधर भी cos थीटा। ठीक है, फिर से बता दूं एक बार कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ये एंगल थीटा बना रही है विद दिस परपेंडिकुलर। अब मुझे इसके दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक कंपोनेंट आएगा ये, दूसरा कंपोनेंट आएगा ये। तो जो x वाला कंपोनेंट है वो आया साइन थीटा वाला, तो माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव x इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वी बी आर साइन थीटा इज दी x कंपोनेंट। y कंपोनेंट जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। तो यही हमने लिखा कि जब आप वेलोसिटी ऑफ बोट फाइनली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x डायरेक्शन में लिखेंगे इस तरीके से, माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और y डायरेक्शन में लिखेंगे वी बी आर कॉस थीटा से। ठीक है, इस y डायरेक्शन के वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट w विथ w को यूज करके हमने टाइम कैलकुलेट किया, जो टाइम इसको लगने वाला है, और इस टाइम को और x डायरेक्शन के वेलोसिटी को यूज करके हमने ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट किया, जो इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो। क्लियर है बात? तो ड्रिफ्ट आपके पास आया ये, और टाइम आपके पास आया ये। यहाँ तक बात आई गई, सबको सारी क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हमने इस परपेंडिकुलर से कैलकुलेट किया है। हो सकता है एंगल आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर से दे दें, रिवर फ्लो की डायरेक्शन से दे दें, तो तब एंगल आपको ये वाला पूरा थीटा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि थीटा आपको क्या दे रखा है, और आप अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमने जो थीटा कैलकुलेट किया है वो इस परपेंडिकुलर से कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब ये भी हो सकता था कि आपको जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो इस डायरेक्शन में दे देते, तो क्या होता, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाता, तो ये भी पॉजिटिव आता। जब आप नेट एक्स कंपोनेंट लिखते वहां पे ये भी पॉजिटिव आता। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केस क्या है? तो केस 1 अगर की बात करें, वो आता है ये कि व्हेन द बोट crosses the river in shortest interval of time। ऐसा कि रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो मिनिमम टाइम हो, ऐसा कंडीशन कब हो सकती है? ठीक है, ये आपका इसमें क्वेश्चन है। तो देखो, टाइम का हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वो ये था। अब ये टाइम अगर मिनिमम करना है तो टाइम मिनिमम कब हो सकता है? जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये डिवाइड में है। न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम होगा। डिनोमिनेटर ज्यादा मतलब cos थीटा मैक्सिमम। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? एट एन एंगल 0 डिग्री, है ना? cos थीटा होता है 1, cos 0 इज 1। तो टाइम मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब जो इसका नेट मोशन आए वो मोशन कैसा हो? इस तरीके से। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर एट एन एंगल 90 डिग्री विद द रिवर फ्लो। हमने थीटा परपेंडिकुलर के साथ ले रखा है, इसलिए एंगल 0 बता रहे हैं। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब वो रिवर फ्लो की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर अपने आप को स्टीयर करेगा, या उसका इंजन की जो वेलोसिटी है वो उसको परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो प्रोवाइड हो, तब वो मिनिमम टाइम में वहां तक पहुंच जाएगा। और ये भी पता है कि टी मिनिमम कितना होगा। सो टी मिनिमम इज नथिंग बट डब्ल्यू बाय वी बी आर। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, cos थीटा 1 हो गया तो फाइनली टाइम जो बचा वो w बाय वी बी आर बचेगा। और आप इसे फिजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिनिमम टाइम की जब बात हो रही है तो ये अपनी जितनी भी वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में रखे तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो w है, इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वो वी बी आर है। तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, सीधा सीधा हम यहाँ से टाइम दे सकते हैं। अच्छा, क्या ये जस्ट अपोजिट पहुंचेगा यहाँ पे, या थोड़ा दूर पहुंचेगा? ऑब्वियसली थोड़ा दूर पहुंचेगा, क्योंकि इसने अपना स्टीयर तो कर रहा है इस तरफ, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, रिवर इसको लगातार अपने साथ यहाँ पे लेके जाएगी। तो इस टाइम पे इसका एक ड्रिफ्ट भी होगा। और वो ड्रिफ्ट कितना होगा? अगर बात करें यहाँ पे इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, तो वो होगा आपका
वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाइड बाय टी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे अब x डायरेक्शन में सिर्फ एक वेलोसिटी है विच इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी बी आर का कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि इस टाइम पे जो ड्रिफ्ट होगा वो होगा वी आर इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी बी आर. दिस विल बी द ड्रिफ्ट इन द केस ऑफ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर है बात? अच्छा, इसने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो ये ट्रैवल किया ना, ये लेंथ इसने ट्रैवल किया एक्चुअली. तो ग्राउंड से अगर खड़ा होकर कोई देख रहा है तो वो क्या देखेगा कि ये बोट इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच रही है, वो ये देखेगा. क्लियर है? तो दूसरा केस जो इसमें आता है वो आता है कि व्हेन द बोट wants to reach point B just opposite from where it started. इस बार जो बोट है वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं. तो ए से स्टार्ट हुआ और वो पहुंचना भी कहाँ चाहते हैं, इस पॉइंट बी पे. मतलब जो एक्चुअल पाथ उस बोट का होना चाहिए वो ये होना चाहिए जो आपको दिखा रखा है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है. अब सोचो कि अगर एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ होनी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो किधर होना चाहिए, राइट साइड ऑफ ए बी या लेफ्ट साइड ऑफ ए बी, थोड़ा इंक्लाइन किस तरफ होना चाहिए वो, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ऑफ द ए बी. मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर यहाँ कहीं होना चाहिए. अब आप चाहें तो इसे वेक्टर में भी देख सकते हैं. आपने लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ बी वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, मतलब जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में होता है. तो बिल्कुल सही बात है, तीन वेक्टर्स यहाँ पे हैं, रिजल्टेंट वी बी है, इसके हिसाब से बिल्कुल सही है. और आप अगर फिजिकली ऐसा सोचना चाहें कि इसे बी पॉइंट तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा पीछे की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि रिवर इसे अपने साथ इस तरफ पुश करेगी. तो रिवर की पुश की वजह से ये लगातार इस तरफ चलता रहेगा और फाइनली ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा. क्लियर है बात? अगर ये स्ट्रेट पाथ पे जाता तो पिछला वाला केस हो जाता, ये अपने पाथ से थोड़ा सा दूर चला जाता. अगर ये स्ट्रेट चलता तो ये यहाँ पहुंचता, इसीलिए ये थोड़ा पीछे की तरफ चला ताकि अपने ठीक पॉइंट पे, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए. अब इसको कितना इस तरफ पीछे चलना चाहिए वो आपका क्वेश्चन है. तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, जो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इंक्लिनेशन इसका इस तरफ होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें बोला गया कि ये ठीक सामने पहुंच रहा है, मतलब क्या इसका ड्रिफ्ट जीरो है. ड्रिफ्ट किससे कहते थे, अपोजिट पॉइंट से डिस्टेंस. अब ये ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा तो ड्रिफ्ट जीरो हो गया. अगर ड्रिफ्ट जीरो हो गया तो मैं ड्रिफ्ट वाले फॉर्मूला से अगर चेक करूं तो ये पूरी टर्म जीरो कब हो सकती है, जब ऊपर वाला ये टर्म जीरो हो जाए. और ये क्या लिखा है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, या ऐसा लिखा जा सकता है कि वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा. ये एक तो आपने फॉर्मूला से इसको देख लिया. दूसरा, आप इसे फिजिकली यहां भी देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में. कैसे कि सोचो इसकी जो नेट वेलोसिटी चाहिए आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, पूरी की पूरी वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब वाई डायरेक्शन में चाहिए. एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए. अगर एक्स में वेलोसिटी हुई तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ऐसा हिसाब है. तो x में नेट वेलोसिटी अगर जीरो करनी है तो x में कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर, दूसरा इसका x कंपोनेंट ये वाला which is vbr sin थीटा. तो vbr sin थीटा है इस तरफ, vr इस तरफ, दोनों अपोजिट हैं. अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या नेट वेलोसिटी नेक्स्ट जीरो हो जाएगी? यस. तो यही हमने यहाँ लिखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू vbr sin थीटा, और यहाँ से अपने को थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ vr बाय vbr. क्लियर है बात? तो ये आपको एंगल मिल जाएगा जिस एंगल पे इसे अपने आप को स्टीयर करना चाहिए, या फिर जो इसकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, सो सच दैट ये अपने जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सके. क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है. वो कंडीशन क्या कि बताओ, क्या ये साइन थीटा कभी भी मोर देन वन हो सकता है क्या?
नहीं, साइन थीटा कैन नेवर बी मोर देन 1, इसकी वैल्यू कभी नहीं होती। इसका मतलब दिस वी आर कैन नेवर बी मोर देन वी बी आर, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि दिस वी बी आर मस्ट बी मोर देन वी आर। ये इसकी कंडीशन है, तभी जीरो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अगर सोचो रिवर की वेलोसिटी बहुत तेज है, तो वो कितना भी इस तरफ इंक्लाइन हो जाए, रिवर कभी भी इसको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचने देगी, वो थोड़ा सा आगे तो इसको लेके जाएगी ही। ये यहां से अपने को बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां से आई गेस आपको बात क्लियर है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर बहुत ज्यादा है तो कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगी, वो हमेशा उसको आगे लेके जाएगी। और अगर ड्रिफ्ट जीरो करनी है तो दिस कंडीशन शुड बी वैलिड कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होना चाहिए रिवर की वेलोसिटी से। ठीक है बात? अच्छा, इसी केस को शॉर्टेस्ट पाथ भी कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ भी इसी केस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर पाथ है ना, रिवर बिल्कुल स्ट्रेट अपोजिट पॉइंट पे इसने क्रॉस कर लिया, तो इसका जो एक्चुअल पाथ है वो W के बराबर ही है। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है इसका? W के बराबर। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, दिस कंडीशन अगर यहाँ पे फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यस, ये शॉर्टेस्ट पाथ पे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है बात? चलिए, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैन, या मैं क्वेश्चन आपके लिए इसमें डाल देता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। अ मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या दे दिया इसने? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपको दे दिया 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात? स्टिल वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर। If he is crossing a river where the current is 2 kilometer per hour, crossing a river where current is 2 kilometer per hour, current मतलब velocity of river आपको दे रखी है, तो ये आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बात? velocity of river is this। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया क्वेश्चन कि in what direction will his boat be headed if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the starting point। डायरेक्टली अपोजिट वो पहुंचना चाहता है, तो पूछा गया कौन सी डायरेक्शन में उसको अपने बोट को लेके जाना चाहिए। तो क्वेश्चन अब क्लियर है, दिस इज अ रिवर, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, उसे पहुंचना है जस्ट अपोजिट यहाँ पे। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट जो एक्चुअली होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो ग्राउंड से दिख रही है वो। वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ये है तो हमें पूछा गया है कि उसे कौन सी डायरेक्शन में उसे अपनी बोट को स्टीयर करना चाहिए। तो ये थीटा एंगल बेसिकली आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अभी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। हमने अभी देखा था कि अगर ये सारी की सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस में नेट वेलोसिटी जीरो चाहिए। एक्स में क्या है? इधर वी आर, इधर वी बी आर साइन थीटा, दोनों बराबर कर देंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर, दोनों ही आपको गिवन है 2/4 विच इज हाफ। साइन थीटा हाफ कब होता है? एट एन एंगल 30 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि दिस डायरेक्शन शुड बी एट एन एंगल 30 डिग्री अपस्ट्रीम विथ द परपेंडिकुलर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर फ्लो के साथ जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? रिवर फ्लो ऐसा है, ये एंगल इस तरफ है, टोटल एंगल विल बी 120 डिग्रीज, है ना, 90 + 30। तो आप ये भी कह सकते हैं अपने आंसर में कि रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री एंगल पे अप द स्ट्रीम उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा। ठीक है क्वेश्चन? चलिए, सेकंड आपसे पूछा गया इसी में कि if width of the river is 4 kilometers, okay, how long will the men take to cross the river with the conditions in part A। मतलब ये जो डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने वाली कंडीशन है, इसके हिसाब से ये कितनी देर में इस रिवर को क्रॉस कर लेगा अगर इसकी विड्थ आपको दे रखी है 4 किलोमीटर्स। ठीक है भैया, तो
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये हमारा फंडा है। डिस्प्लेसमेंट किधर क्रॉस कर रहा है, ए से बी तक, डायरेक्टली अपोजिट, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में अपने को लेनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी मिलेगी आपको, वी बी आर कॉस थीटा। भाई ये जो वेलोसिटी है वी बी आर कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट, इसका ये जो कंपोनेंट आएगा यही तो इसको इस तरफ लेके जाएगा। मतलब जो टाइम इसको लगने वाला है वो लगेगा विड्थ बाय वी बी आर कॉस थीटा। विड्थ है 4 किलोमीटर, वी बी आर आपको दे रखा है 4 cos of 30 degree. Cos 30 is root 3 by 2. This answer will be 2 by root 3. Hours. सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो अपना आंसर आएगा 2 by root 3 hours. ठीक है। जो इसमें थर्ड पार्ट इसने पूछा, in what direction should he head if he wants to cross the river in shortest time and what is this minimum time? इस बार क्या पूछा उसने, शॉर्टेस्ट टाइम अगर उसको चाहिए तो उसे बोट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए होता है तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोट को आप बिल्कुल इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे। तो दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। और ये जो टी मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, विड्थ बाय वी बी आर। दिस विल बी, विड्थ आपको दे रखी है 4 किलोमीटर्स, वी बी आर इज ऑल्सो 4, आंसर विल बी 1 आवर। तो देखिए पिछली बार में जो टाइम लगा था 2 by root 3 विच इज मोर देन 1 आवर, और टाइम मिनिमम जो लग सकता है वो 1 आवर के बराबर लग सकता है। पर इस केस में दिक्कत क्या होगी कि ये जो पहुंचेगा वो बेसिकली यहाँ कहीं पहुंचेगा, वो जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो उसे लगातार उस डायरेक्शन में पुश करके आगे तक लेके जाएगी। इसमें कुछ ड्रिफ्ट भी यहाँ पे होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपसे ड्रिफ्ट भी पूछा होता तो ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं आप, कितना होता ड्रिफ्ट, कौन लेके जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर लेके जा रही है, कितने टाइम तक, 1 घंटे तक। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 into 1, 2 किलोमीटर इसमें ड्रिफ्ट भी होता इस केस में जब मिनिमम टाइम इसको लग रहा है। क्लियर है बात। और फोर्थ इसने पूछा क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो 2 kilometers up the stream and then back to its starting point। मतलब अगर इस रिवर में ये यहां से शुरू हो रहा है लेट्स से, तो वो 2 किलोमीटर पहले अप द स्ट्रीम जाए। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसी है तो वो पहले अप द स्ट्रीम चले ऐसा 2 किलोमीटर्स और फिर लौट के वापस अपनी जगह पे आए ऐसा। तो इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगने वाला है ये आपसे पूछा गया। तो इस केस में भाई हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं, फिजिकली भी आप समझ सकते हैं कि अगर वो रिवर के साथ साथ उसी डायरेक्शन में चलेगा तो जल्दी कवर करेगा डिस्टेंस को, क्योंकि रिवर उसको सपोर्ट करेगी। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर उसको अपोज कर रही है, मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हमें दोनों में अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा, एक बार अप द स्ट्रीम एक बार डाउन द स्ट्रीम, और फिर टोटल टाइम विल बी द एडिशन ऑफ द टू। तो अप द स्ट्रीम अगर टोटल वेलोसिटी देखी जाए तो क्या होगी, रिवर इसको अपोज करेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर ये होगी, विच इज 4 minus 2, 2 किलोमीटर पर आवर। और जब ये डाउन द स्ट्रीम चलेगा तो रिवर इसको सपोर्ट करेगी, टोटल स्पीड हो जाएगी ये 4 + 2 = 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपको यूज करके टाइम निकालना है। तो अगर टी अप द स्ट्रीम की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट किसने किया 2 किलोमीटर्स का विद स्पीड ऑफ 2, मतलब 1 घंटा इसको अप द स्ट्रीम जाने में लगेगा, जबकि डाउन द स्ट्रीम आने में इसका डिस्प्लेसमेंट अगेन है 2, इस बार टाइम लग वेलोसिटी इसकी 6, तो 1/3 आवर्स इसको डाउन द स्ट्रीम आने में लगेगा। तो जो टोटल टाइम इस पूरे मोशन में लगा वो हो जाएगा 1 + 1/3 विच इज 4/3 आवर्स। क्लियर बात। तो इस पूरे एक क्वेश्चन में हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसे एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव मोशन में, वो बनता है एयरक्राफ्ट एंड विंड का।
एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम। तो बिल्कुल सेम ये है जैसा रिवर बोट प्रॉब्लम थी। तो रिवर में रिवर के फ्लो की वजह से बोट का मोशन चेंज होता है, वैसे ही विंड फ्लो की वजह से एयरक्राफ्ट का मोशन भी अफेक्ट होता है। तो जहां जहां आपने बोट की बात की थी वहां वहां आप एयरक्राफ्ट ले लेंगे, और जहां जहां आप रिवर की बात कर रहे थे वहां वहां आप विंड ले लेंगे। इसका मतलब जो आपने अभी तक वेलोसिटी ऑफ रिवर पढ़ा था वो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड, जो आप पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ बोट वो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, और जो आप पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। क्लियर है बात? तो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। एक क्वेश्चन अपन जल्दी से देखते हैं, इसको ट्राई कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है an aircraft flies at 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। स्टिल एयर मतलब रिलेटिव टू एयर की बात यहाँ पे हो रही है। तो क्वेश्चन आपको बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड इज 400 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है। अ विंड ऑफ 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दे दी 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ। फ्रॉम साउथ मतलब साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है, ऐसी साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है। द पायलट विशेस टू ट्रैवल पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, मतलब जहां से वो उड़ना शुरू किया, तो अपन बना देते हैं जल्दी से ऐसा, ये आपके सारे डायरेक्शंस हो जाएंगी। दिस इज ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। ठीक है। तो लेट्स से ये ए पॉइंट है जहां से वो उड़ना शुरू किया, और वो यहाँ पे पहुंचना चाहता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, यहाँ पे वो पहुंचना चाहता है। और नॉर्थ ईस्ट मतलब दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। जो विंड की डायरेक्शन है वो विंड की डायरेक्शन आपको दे रखी है फ्रॉम साउथ, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, ऐसा आपको गिवन है। क्लियर है बात? और वो जो फाइनली पहुंचना चाहता है, तो आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन में आगे पढ़ लेता हूं, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी इज ए टू बी इज 1000 किलोमीटर। ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 1000 किलोमीटर्स। तो पूछा गया कि उसे कौन सी डायरेक्शन में प्लेन को स्टीयर करना चाहिए सच दैट वो बी तक पहुंच जाए। ठीक है। अब यहां से हम एक बात तो समझ पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसी है, तो उसे इस लाइन पे जिस पे इसको पहुंचना है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने प्लेन को रखना चाहिए, ताकि विंड का इफेक्ट उसे उस पॉइंट पे वापस ले जाए। मतलब उसे एक्चुअली जो स्टीयर करना चाहिए वो इस डायरेक्शन में करना चाहिए। अगर ऐसा है तो लगातार विंड उसको ऊपर की तरफ पुश करती रहेगी और वो फाइनली बी तक पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? अगर विंड नहीं होती तो वो इस डायरेक्शन में आगे चलता रहता, विंड है इस वजह से वो फाइनली बी पे पहुंच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है आपको? तो ये जो ए से बी वाली लाइन है दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड से देखने पे दिखेगी। दिस इज हिज स्टीयरिंग वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो इस वेक्टर से दिखा रहे हैं। एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड जो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अब यहां अपन एंगल मान लेते हैं, दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल अल्फा अपने को फाइंड करना है, या आप एंगल आप ईस्ट के साथ भी बता सकते हैं या नॉर्थ के साथ, जैसे भी बताना हो, पर एक बार अगर एंगल अल्फा मिल गया तो हम फाइनली डायरेक्शन नॉर्थ या ईस्ट के साथ बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये है। ठीक है। अब ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करें इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड अपने को दे रखी है, दिस इज गिवन एज 200 रूट 2। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड भी दे रखा है 400। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी दो साइड्स अपने को पता है। ठीक है। यहां से अब अपने को अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है। इतनी बात अभी तक अपने पास है। तो देखिए, इसमें अपन अगर एक एंगल और लिख पाए तो अपन इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सॉरी, चलिए मैं इसमें ये एंगल इज 45 डिग्री क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखा रहा है। अगर ये एंगल 45 है तो दिस एंगल शुड आल्सो बी 45 डिग्री, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बिल्कुल सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ है, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जो जेड में एंगल बन रहे हैं ये दोनों सेम होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में आपको
ट्रायंगल में फिर से बना देता हूँ एक बार साइड में। इस ट्रायंगल में आपको दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है। दिस एंगल इज अल्फा। ये आपको दे रखा है 400, ये आपको दे रखा है 200√2। तो हम इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल विल बी 200√2 by alpha या sin alpha is equal to 400 by sin 45 डिग्री। मतलब साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, ये रेशियो सेम रहता है तीनों साइड्स के लिए। तो अगर 400 वाली साइड आप लेते हैं तो उसका अपोजिट एंगल 45 डिग्री है, आप लिखेंगे 400 बाय sin 45। ऐसे आप 200 ले रहे हैं 200√2, तो 200√2 का अपोजिट एंगल है अल्फा, तो 200√2 बाय sin अल्फा। यहाँ से आप अल्फा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस sin 45 इज 1/√2, ये 1/√2 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा √2, √2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। फाइनली आपके पास आएगा sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 या अल्फा इक्वल टू 30 डिग्रीज। क्लियर बात? सो दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। यहां तक अपने को बात ये समझ में आ गई। तो आप अगर इसका डायरेक्शन लिखना चाहें विद नॉर्थ, अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री या 75 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 75 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट मस्ट बी द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्टीयर। ओके, सेकंड इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एट द टाइम ऑफ हिज जर्नी इफ ए बी इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। तो टाइम ऑफ हिज जर्नी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी पता चल जाए, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है वो वाली वेलोसिटी अगर पता चल जाए, तो मैं जर्नी टाइम भी बता सकता हूँ। और ये निकालना भी आसान है क्योंकि अब अपने को ये एंगल भी पता है अंदर वाला। दिस एंगल इज 45 प्लस 30 75 यहाँ हो गया, तो ये एंगल हो गया 105 डिग्रीज। मैं फिर से एक बार साइन रूल अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो साइन रूल के हिसाब से क्या लिखूंगा? कोई भी एक ले लीजिए। अपन लेते हैं 400 बाय साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये लेंथ थी ए बी, तो ए बी अपने को कैलकुलेट करना है, ए बी बाय साइन 105 डिग्री। क्लियर है? इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको ए बी जो मिलेगा, साइन 105 डिग्री इज बेसिकली कॉस 15 डिग्री, या आप इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन ऑफ 60 प्लस 45 डिग्री। इसे सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपको साइड में पहले ये बता देता हूँ। साइन 105 अगर आपको सॉल्व करना है तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के 60 प्लस 45 डिग्री। साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 15 डिग्री। ये कहां से आया? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 15 अगर सॉल्व करना है तो अपन लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो यहाँ पे आप थीटा अगर 15 डिग्री लेते हैं तो 2 थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। वहां से भी आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप एक बार साइन 105 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। और ए बी का जो आंसर आपके पास सॉरी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ए भी अपने को लेंथ नहीं चाहिए, अपने को लेंथ तो पता है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन दिस डायरेक्शन, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से। और वो जो मिलेगा आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 546.47 किलोमीटर पर आवर। आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम विल बी 1000 बाय दिस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हिच विल गिव यू 1.83 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, भारी क्वेश्चन था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, या नेक्स्ट टाइप ऑफ इसमें जो रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन बनते हैं, वो बनता है थर्ड, रेन प्रॉब्लम का। इसे रेन मैन प्रॉब्लम भी कहते हैं, या मैन की जगह इसमें बाइसिकल, मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें रेन गिर रही है और जमीन पे ग्राउंड पे कोई चल रहा है, तो ये दो मोशंस हो रहे हैं, एक रेन का मोशन, दूसरा ग्राउंड पे किसी का चलने का मोशन। इन दो मोशन को आपस में रिलेट करना रिलेटिव वेलोसिटी से, एक क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो होती हैं दिस वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है खड़ा हुआ तो जो वेलोसिटी दिखेगी वो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, या वही मोटरसाइकिल बाइक जो भी इसमें दे रखा है आपको वो। और तीसरा इसमें जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रिलेटिव टू मैन, ये वो वेलोसिटी है which appears to the man, which appears to the man, मतलब उस इंसान को रेन कैसी आती हुई दिख रही है वो ये वेलोसिटी बताती है। तो सोचो कि अगर इंसान सिर्फ खड़ा है ग्राउंड पे और रेन की वेलोसिटी जो है, रेन जो है वो बिल्कुल वर्टिकली नीचे गिर रही है। पहली बात तो ये कि रेन की वेलोसिटीज भी होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल गिर सकती है या स्लैंट स्लैंट गिर सकती है ना, किसी एंगल पे भी रेन गिरती है, तो उस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो अपना एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि बंदा खड़ा हुआ है और रेन वर्टिकली गिर रही है, तो उसे भी वर्टिकली आती हुई दिखेगी। लेकिन सोचो अब अगर वो भागना शुरू कर दे ग्राउंड पे, तो जैसे ही भागना शुरू किया, अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी चेक करें तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है कि इस मैन को मैं रोक दूं अगर, तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रेन को देनी पड़ेगी। तो जो रेन की वर्टिकल वेलोसिटी थी उसके साथ साथ उसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मैन्स वेलोसिटी। तो अब रेन जो है उसकी नेट वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी और वो कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें क्या क्या बनते हैं जल्दी से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे दी 3 किलोमीटर पर आवर। द रेन appears to fall vertically, appears to fall vertically, ठीक है, लिखा है रेन appears, appears मतलब velocity of rain with respect to man की बात हो रही है, to fall vertically, okay। when he increases his speed, इस बार उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 6 किलोमीटर पर आवर, it appears to meet him at an angle of 45 degree with vertical, तो इस बार rain appears at an angle 45 degree with vertical। क्लियर बात? तो जैसे उसने अपने वेलोसिटी चेंज करी, उसको जो रेन की वेलोसिटी अपीयर हुई वो भी चेंज हो गई। पहले वर्टिकल इसको महसूस हो रही थी, अब इसको 45 डिग्री के एंगल पे महसूस हो रही है। पूछा गया आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब वी आर आपसे पूछा गया है, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन के लिए? तो फर्स्ट कंडीशन की बात अगर करें तो फर्स्ट कंडीशन में इसने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो है 3 आई कैप। भाई ग्राउंड पे अगर चल रहा है तो ग्राउंड पे हम हॉरिजॉन्टल को ऐसा आई कैप मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को अपन ने मान लिया आई कैप और वर्टिकल को अपन ने मान लिया जे कैप, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, ऐसा अपन ने इमेजिन कर लिया। अब अपने को ये भी पता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ऐसा कुछ है, तो अपने को जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, ए और बी अगर मिल गए तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकता हूँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने रेन को वर्टिकल, देखो गलती अक्सर ये होती है कि हम मानते हैं कि रेन सिर्फ वर्टिकल होती है, नहीं, रेन किसी एंगल पे भी हो सकती है। किसी एंगल पे होने का मतलब उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये और एक ये। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है। वही हमने यहाँ लिया है, हॉरिजॉन्टल ए से लिया है, वर्टिकल बी से लिया है, इसको लिखा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, नीचे है तो वो माइनस बी बेसिकली हो जाएगा, तो बी की वैल्यू नेगेटिव जो भी आनी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 3 आई कैप है और
velocity of men with respect to velocity of rain with respect to men जो है वो properly vertical है। ऐसा लिखा गया ना कि rain appears to fall vertically, मतलब velocity of rain with respect to men is vertical। अच्छा एक बात और, velocity of rain with respect to men क्या होता है? velocity of rain minus velocity of men। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से हमने यही बात सीखी थी। यहां से अगर मुझे velocity of rain लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? velocity of rain with respect to men plus velocity of men। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर देखा जाए अपने को ये इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि अपने को पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो पूरी की पूरी वर्टिकल है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 3 आई कैप। अगर आई आई साथ में ले लें तो यह आएगा ए माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। और ये क्या बोला गया कि इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो पूरी की पूरी वर्टिकल है। इसका मतलब आई कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी शुड बी जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी शुड बी जीरो, तभी पूरी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ आपको जे कैप में मिल पाएगी। और ये जीरो है, इसका मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू 3। तो अपना एक इक्वेशन यहाँ से अपने को मिल गई, एक अपना जो वेरिएबल था वो सॉल्व हो गया, ए इक्वल टू 3। दूसरा वेरिएबल बी वो अपने को सॉल्व करना है, तो अपन इसमें दूसरा कंडीशन उठाते हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि इस बार जब वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसे रेन 45 डिग्री पे अपीयर हो रही है। ठीक है, तो इस बार सिचुएशन ऐसी है कि वो जो चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखी है 6 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन आपको ए आई प्लस बी जे पता है, माइनस 6 आई ये भी पता है, और अपने को पता है कि ए की वैल्यू है 3 माइनस 6 आई प्लस बी जे। यहां से आया माइनस 3 आई प्लस बी जे कैप। पर बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस बार वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे है। और हमें पता है कि जब 45 डिग्री पे होती है तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये वाला कंपोनेंट इसका -3 है तो ये कंपोनेंट भी -3 होना चाहिए, मतलब दिस बी शुड आल्सो बी इक्वल टू -3। क्लियर है बात? आपको ए और बी दोनों मिल गए, आपसे पूछा था बस स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन की स्पीड जो हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज गिवन बाय रूट ओवर ए आपको कितना मिला था 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3√2 मीटर या किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको सब कुछ वेक्टर्स में खेलना है। आज आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वेक्टर का खेल है, प्लस माइनस करना आपको आता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर।